is the meaning of SWOT. स्ट्रेंथ, SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, जो कि हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, कहीं ना कहीं उसको रोक रहा है। और वो जो कि उसको एनहांस कर रहा है या जो उसको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको कैटलाइज कर रहा है, वो सारे हेल्पफुल में आएंगे। और हमें उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने से या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से जो चीजें डीमोरलाइज करेंगी, रोकेंगी, वो सारी आएंगी हार्मफुल में। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अगर आप लोग चाहें तो एक ऐसा सेम चार्ट अपने पास कागज में बना लें और उसमें ऊपर लिखें इंटरनल, नीचे लिखें एक्सटर्नल, इधर लिखें हेल्पफुल, उधर लिखें हार्मफुल। उसके बाद स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसी सीक्वेंस में SWOT लिखें। हाउ दिस हेल्प्स वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, जो इंटरनल ओरिजिन के हमारे पैरामीटर्स हैं, जिसमें से अगर आप हेल्पफुल से चालू करते हैं तो हेल्पफुल में आता है सबसे पहले स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ वो पैरामीटर्स हैं जो कि हमको सक्सेस दिला सकते हैं, जो हमको हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, जो हमारा बेहतर है दूसरे के कंपेयर में, जो हमारा कॉम्पिटिटर है या जो हमारा अपोनेंट है, उसके कंपेयर में हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है या उससे हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, दैट कम्स अंडर स्ट्रेंथ। सो हेल्पफुल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो दिस इज strengths are always helpful and this is internal, this is not of external origin, this is of external internal origin, कि हमारे अंदर से आती है या हमारे अंदर होती है, या उसके लिए हम हमारी जो अंदरूनी शक्तियां हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि स्ट्रेंथ क्या है। और स्ट्रेंथ जो है वो भी डेवलप की जा सकती है, ये बात शायद आप सभी मानते और जानते भी होंगे। सो आप अगर अपनी एक दिमाग में गोल, जो भी आपके ड्रीम गोल है, उसको अगर आप लिखें, SWOT एनालिसिस जहां पर लिखा हुआ है वहां पर अपना आप ड्रीम गोल लिखें। एक तरफ लिखें इंटरनल एक्सटर्नल ओरिजिन, हेल्पफुल, हार्मफुल। और हेल्पफुल में सबसे पहले लिखें आपकी क्या स्ट्रेंथ है। पहले ऊपर स्ट्रेंथ ही लिखना पड़ेगा आपको, उसके नीचे पॉइंट में आपकी स्ट्रेंथ कौन सी, वो स्ट्रेंथ जो कि आपको उस गोल को अचीव करने के लिए मदद कर सकती है। सपोज मुझे वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में खेलना है, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक क्रिकेट टीम का, वर्ल्ड कप क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट बनना है, तो अब ये ऊपर SWOT एनालिसिस की जगह क्या आ गया कि मुझे इस टीम का पार्ट बनना है। नाउ हेल्पफुल में जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है उसके अंदर मेरा पॉइंट सबसे पहला आ जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। फिजिकली फिट हूं मैं, मेरी बैटिंग अच्छी है, मेरी बॉलिंग अच्छी है, मैं अच्छा फील्डर हूं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी मेरा स्ट्रेंथ है वो इसमें मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा। नाउ अगेन कम टू द पॉइंट, दैट इज वीकनेस। व्हाट आर आवर वीकनेस? वीकनेस आर दोज पैरामीटर्स जो हमारे कमजोर हैं और जिनके कारण हमें वो गोल प्राप्त करने में या गोल अचीव करने में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, या हम नहीं कर पा रहे हैं या कर पाएंगे। दैट कम्स अंडर आवर वीकनेसेस। अगर मैं वही एग्जांपल लेके चलूं और मान लो मेरी फिजिकल फिटनेस अच्छी नहीं है, या मुझे ज्यादा नहीं दौड़ पाता हूं, मैं फील्डिंग अच्छी नहीं कर पाता हूं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन आएगा फिजिकली नॉट फिट और फिजिकल फिटनेस इज वीक। सो हार्मफुल वाले प्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा इंटरनल ओरिजिन में कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूं।
मैंने स्ट्रेंथ में लिखा मेरी बैटिंग अच्छी है, और वीकनेस में लिखा कि मेरा फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है। क्यों? मैं बहुत ज्यादा नहीं दौड़ पाता, बहुत तेज नहीं दौड़ पाता, वगैरह वगैरह। एज यू कैन सी, अगर अपन बात करें इन दोनों पैरामीटर जो अभी मैंने बोले उसके बेस पे, तो हमारे पास एक क्रिकेटर हुआ करते थे, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, इंजमामुल हक। इंजमामुल हक जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग किया करते थे, लेकिन वो उनकी फिजिकल फिटनेस के कारण दौड़ नहीं पाते थे, वो कभी भी रन नहीं ले पाते थे, वो दौड़, उनके साथ जो भी बैटिंग करता था वो रन आउट हो जाता था। सो दिस इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हम अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को लेके चल रहे हैं तो हमें हमारी स्ट्रेंथ लिखनी पड़ेगी, हमारी वीकनेस लिखनी पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट दैट आर एक्सटर्नल, दैट आर ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्सटर्नल ओरिजिन के हैं? नंबर वन, अपॉर्चुनिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय अपॉर्चुनिटीज? क्या अपॉर्चुनिटीज में हम उन चीजों को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे को गॉड गिफ्टेड है, जो बाय लक हमें मिली हुई है? नो, अपॉर्चुनिटीज का मतलब लक कभी नहीं होता। अपॉर्चुनिटीज या तो बनानी पड़ती है या कमानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज कभी भी हमें प्रकृति प्रदत्त या गॉड गिफ्टेड या नहीं मिलेगी। केवल बहुत कम केसेस होते हैं जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज गॉड गिफ्टेड होती हैं। जैसे कि अगर मैं अंबानी का लड़का होता तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती कि मैं करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके एक नया बिजनेस चालू कर पाता। That may be a opportunity which can be God gifted, which may be God gifted, कि अगर मैं अंबानी का लड़का होता तो मेरे पास इतनी कैपेसिटी होती कि, या मेरे परिवार वाले इतने धनाढ्य होते कि वो मुझे 1 करोड़ रुपए नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दे पाते, तो हम उसको बोलते कि आई एम हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, and this opportunity can be given by God, or this is selected by nature, not by me. I cannot earn this kind of opportunity, लेकिन believe me, अगली सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, that are the opportunities which we earn. हम उनको कमाते हैं, हमारी मेहनत उसको डिसाइड करती है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो कि हमारे फेवर में होंगी, कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी जो हम ग्रास्प कर पाएंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी होंगी जिसको हम ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, बस हमें उसको कमाना या भुनाना होता है। तो अगर हमने उसको सही समय पे जज कर लिया तो क्यों ना मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले। सपोज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेंथ में मैंने लिखा है कि आई एम अ गुड बैट्समैन, वीकनेस में मैंने लिखा है कि आई एम फिजिकली नॉट फिट, अपॉर्चुनिटीज में मैंने लिखा कि मुझे रणजी का मौका मिल जाएगा, मुझे जो जो भी मेरे टूर्नामेंट्स हैं, जो मेरी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, मैं उनके नाम लिखूंगा। नाउ लेट्स come to the next part of external origin, that is threats. What are threats? Threats का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है डर। डर किस चीज का? यहाँ पर डर का मतलब जो है वो है कि हम किन किन चीजों से ये समझ लीजिए कि हम किन के कारण मार खा रहे हैं या मात खाते हैं। डर हमेशा नेगेटिव सेंस होता है, और डर हमेशा चीजों को नेगेटिव सेंस में ही लेकर जाता है। मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी हूं, लेकिन अगर मैं डर के खेलूंगा तो हो सकता है मैं बिल्कुल परफॉर्म ना कर पाऊं। मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूं, लेकिन अगर मैं ऑडियंस को देख के डर गया या वहां पर जो लोग बैठे हैं उनको देख के डर गया, तो हो सकता है मैं वहां पर ना बोल पाऊं। that is threats, that are comes under threats। तो डर हमेशा नेगेटिव ही होता है, वो हमेशा आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव इंपैक्ट ही प्रोवाइड कराएगा।
तो जब भी आप स्वॉट एनालिसिस करेंगे अपने आप का, तो अपने डर को खुल के लिखें। एक ऐसा कागज जिसको सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने वाले हैं, उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से लिखिए। आपको रिजल्ट्स 102% मिलेगा ही मिलेगा। इंटरनल ओरिजिन, एक्सटर्नल ओरिजिन, attributes of the environment, attributes of the organization। अगर आप इन सभी चीजों को, यहां पर मैंने उसको एट्रीब्यूट ऑफ द एनवायरमेंट नाम दिया है, ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया है, लेकिन यहां पर मैंने डिस्क्राइब किया कि किस जगह पर हमें किन चीजों को लिखना है। अगर आपने अब ईमानदारी से अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अगर लिख दिए, मुझे किस चीज का डर है, हो सकता है मुझे इस चीज का डर हो कि मेरी स्ट्रेंथ बैटिंग है और वीकनेस फिटनेस है, तो मैं रन आउट होने से डरूंगा, मैं रन लेने से डरूंगा। तो ये क्या होगा, इन सब चार्ट को बनाने से, इन सब चार्ट को बनाने से हम सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रीट कर पाएंगे, उसको ट्रेन कर पाएंगे कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। और एक बार हमने उसको ये समझा दिया या समझ लिया ईमानदारी से कि हमें करना क्या है, तो फिर हमको नेक्स्ट प्रोस्पेक्टिव में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें उसको बाद में अलग से कोई ट्यूशन देनी पड़ेगी या उसको अलग से कोई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं है। हमको अगर एक बार क्लियरिफिकेशन ऑफ थॉट, हमने थॉट्स क्लियर कर दिए कि व्हाट आर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अगर ये हमने ईमानदारी से लिख लिया, और 10 दिन लिखो ना, 15 दिन लिखो, क्यों नहीं हम समय दे सकते इस चीज को कि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने गोल को फुलफिल करने के लिए जो स्वाट कर रहे हैं, उस स्वाट को ही हम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्वाट एनालिसिस, जो कि इस बारे में बताएगा कि व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। नाउ व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इट इज ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। क्यों बात हो रही है कम्युनिकेशन की, क्यों बात हो रही है पर्सनैलिटी की, क्यों बात हो रही है बॉडी लैंग्वेज की, क्यों हम इन सब चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं या बात करने के लिए आज बैठे हैं? बिकॉज जब भी आप इन सब चीजों की बात करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करेगी आपकी पब्लिक स्पीकिंग को, कि आप कैसे पब्लिकली स्पीक करते हैं, कैसे आप पब्लिकली बात करते हैं, कैसे आप एक लेक्चर देते हैं, कैसे आप अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दैट पर्सनालिटी, जो कि रिफ्लेक्ट होगी उस स्पीकर में, उस लेक्चरर में, उस ये समझ लीजिए कि उस ऑडियंस को एंगेज करने वाले पर्सन में, कि अगर वो पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव है, जिन सब चीजों की हमने बात करी, उसका लुक्स वैसा है, उसकी अपीयरेंस वैसी है, उसका खड़े होने का तरीका, बात करने का तरीका, बैठने का तरीका वैसा है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि वो कैसा लेक्चर होगा, उसमें ऑडियंस जो है वो कितनी बंधी हुई रहेगी, वो ऑडियंस कितना अटेंटिव होगी, वो ऑडियंस उसको कितना ग्रास्प करेगी। सो इन सब चीजों के लिए हमें जरूरी है कि उसको उतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, उस पर्सनालिटी को उतना इम्प्रेसिव बनाना पड़ेगा कि लोग उसको देखें, एडमायर करें और कहीं उसको फॉलो करें। लोग चाहें आपके जैसा बनना, लोग चाहें कि मेरा आइडियल कौन है, मेरा आइडियल वो है, मुझे वैसा बनना है, वैसा बिहेव करना है, वैसा रिफ्लेक्ट होना है। नाउ नेक्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी लैंग्वेज? हर आदमी जानता है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बॉडी लैंग्वेज को फॉलो कर पाते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी विधा है या एक ऐसी कला है जिसको कि आप देखकर जज कर सकते हो कि आदमी सोच क्या रहा है। जब आप लोग नेट पर जाकर कभी किसी आईआईटीएन के मूक या आईआईटीएन के लेक्चर्स को देखना, दे आर
fortunate enough, they are trained enough, they are experienced enough कि एक जो पर्टिकुलर लेक्चरर है वो आपको हर बार अगर वो लेक्चर ले रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको सेम मिलेगी। एक आई एम टॉकिंग अबाउट इन आईआईटी, जो एक आईआईटी में प्रोफेसर है या जो एक आईआईटी में लेक्चरर है, उस आदमी के लेक्चर्स की अगर आप बात करेंगे तो हर बार हर लेक्चर में उसकी बॉडी लैंग्वेज सेम मिलेगी। कौन सा हाथ, कौन से समय पे कितना ऊपर तक उठाना है, कितना एंगल में लेना है, कितनी पिच पे बात करनी है, ये सारी चीजें मायने रखती है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको आपकी बॉडी को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, आपकी बॉडी आपके विचारों को कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। दिस इज हाउ यू कैन हिट अ सबकॉन्शियस ब्रेन। आप सामने वाले के सबकॉन्शियस ब्रेन को देखिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली डिवाइड होता है दो टाइप के कम्युनिकेशन में। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब आप खुद जोड़ सकते हैं कि हमने जो पुरानी सारी स्लाइड्स देखी, इन सारी स्लाइड्स में कितना पार्ट था जो वर्बल कम्युनिकेशन को डील कर रहा था। अभी तक शायद मैंने एक भी स्लाइड में इस तरह की बात नहीं कही कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज कमांड या आपका नॉलेज प्रोस्पेक्टिव किस हद तक आदमी को इंप्रेस कर पाएगा या आपकी पर्सनालिटी को जज कर पाएगा। सो यहाँ पर दो टाइप में हम डिवाइड कर पा रहे हैं, कौन कौन से, एक वर्बल कम्युनिकेशन एंड दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज आवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर सपोज मैं एक इंटरव्यू देने गया हूं, मैं एक इंटरव्यू की टेबल पे गया हूं और इंटरव्यूअर सामने बैठा है, तो रूम में इंटर मैं पहले करता हूं, मैं पहले रूम में इंटर करता हूं, वो मुझे देखते हैं, तो यहाँ पर आई कांटेक्ट या आई जजमेंट पहले होता है और बाद में मैं उसको हेलो, हाय, नमस्ते, जो भी मेरे को बोलना है वो मैं उसको बाद में बोलूंगा। पहले क्या होगा, वो मुझे देखेगा और देख के एक जजमेंट पास करेगा कि हु आई एम। जब वो जजमेंट देगा, उस जजमेंट में मेरा, ये समझ लीजिए कि वही मेरे आइसबर्ग का 90% पार्ट जो है वो जो दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है 10% दिख रहा है, 90% के कारण 10% दिख रहा है, तो उसके कारण पूरा मेरा एक इमेज बनेगा, जज होगा। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो होता है बॉडी लैंग्वेज का। और ये बॉडी लैंग्वेज आप जब भी खड़े होंगे, बैठेंगे, तो आपके बॉडी के पोस्चर से, आपके बॉडी के, देखिए जनरली क्या है, जो बहुत डिटेल में बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं या समझते हैं, बहुत बार तो इंटरव्यूज में एचआर जो है वो कैमरे में बस वही जज कर रहे होते हैं। जो कैमरा सीसीटीवी होता है वो एक जगह आपको बिठा दिया जाता है और वहां बैठ के आपकी बॉडी लैंग्वेज को ही जज किया जाता होता है। तो आपको पता भी नहीं होता और आपका एक राउंड चल रहा होता है उस समय, जो कि इस बात को रिफ्लेक्ट करेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे आपके मार्क्स कैसे बने। मैंने बात की कि सलमान खान जब चल रहा होता है तो उसके अंदर एक एटीट्यूड होता है, उसके अंदर एक बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक थोड़ा सा प्राउड होता है, अपने आप पे एक प्राउड होता है कि मैं सलमान खान हूं। सो बॉडी लैंग्वेज एक निढाल आदमी की, एक हताश आदमी की, एक हारे हुए आदमी की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है इन कंपैरिजन टू बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ ऐसा आदमी जो कि अपने आप को कुछ समझता है, जो जानता है मैं जीत जाऊंगा, जो जानता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, आई एम कैपेबल, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, मैं इतना अपने आप पे विश्वास रखता हूं कि मैं कुछ कर सकता हूं। तो उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज में आपको एक डिफरेंस मिलेगा। और इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा कि उसके कंधे हमेशा झुके हुए होंगे, जो आदमी अपने आप में कहीं ना कहीं हारा हुआ है, उसके कंधे आपको झुके हुए मिलेंगे। अगर आपने क्रिकेट देखा है या क्रिकेट के शौकीन है तो आपको हमेशा
फील्डर जो कमेंटेटर रहता है वो बताता है कि इस टीम की बॉडी लैंग्वेज से अब आपको लगने लग गया है कि ये हार गई है, इनने हार मान ली है। सो दैट इज बॉडी लैंग्वेज। तो वो कंधे उतर जाएंगे, चेहरे का भाव बदल जाएगा, वो चाल बदल जाएगी, जबकि टीम वही जीतने वाली होती है। 10 बॉल पे 80 रन बनाने हैं, तो अपने आप टीम को पता है कि अब ये किसी भी कीमत पे नहीं बन सकते, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा। भले ये 6 छक्के क्यों ना मार दे 1 ओवर में, तो भी ये जीत नहीं सकते। तो वो जो body language है, that body language is very important and we have to incorporate that body language into our routine. So हमें उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, हमें उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम एक प्रॉपर इमेज क्रिएट कर पाए और उसको हम बेहतर बना पाए। नेक्स्ट वन इज बिहेवियर। नाउ व्हाट इज बिहेवियर? बिहेवियर